अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और ऑनलाइन लेक्चर्स को सीरियसली ले रहे होंगे। अभी आज के लिए जो लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने जो पढ़ा था दैट वाज टेस्टिंग डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, जिसमें हम लोगों ने डी ब्रॉगली की एक स्टेटमेंट को बेसिकली प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली। अभी हम लोग देखने वाले हैं हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें हम बेसिकली देखेंगे कि हमें जो है वो कोई दो जो है वो चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पोजीशन और मोमेंटम है, तो हेज़नबर्ग एक जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो बताता है आपको कि दो चीज़ों में से इन दो क्वांटिटीज़ में से बेटा कोई एक चीज़ एक्यूरेटली एक टाइम पे मेजर हो सकती है, दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकती। अभी जो प्रिंसिपल है बेसिकली ये आपके पास हेज़नबर्ग ने जो है इसको इस्टेब्लिश किया, और हेज़नबर्ग जो है वो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में से हैं। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बहुत सारा काम किया। अब स्टार्ट करते हैं इनकी सबसे पहली फॉर्म को, जिसमें इन्होंने बताया कि पोजीशन और मोमेंटम जो है, सबसे पहले इनका जो रिलेशनशिप था अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल में, वो पोजीशन और मोमेंटम का था। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर किसी भी सपोज एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक टाइम पे बताना कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली बता रहे हो, इसका मतलब है कि मोमेंटम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप मोमेंटम को जो है एक्यूरेट बता रहे हो, इसका मतलब है कि पोजीशन आपकी एक्यूरेट नहीं आएगी। यानी कि दोनों को हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली था क्या, इट एक्सप्लेन्स या इट स्टेट्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर सिमिल्टेनियसली का वर्ड जो है दैट मीन्स कि एक साथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल विद ग्रेट एक्यूरेसी। आपके पास बेटा एक्यूरेसी का अगर आप मीनिंग समझे तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि क्लोजनेस टू द करेक्ट वैल्यू। ठीक है, क्लोजनेस टू करेक्ट वैल्यू, यानी कि आपके पास इन दोनों की जो करेक्ट वैल्यू है उसको अप्रोच एक साथ नहीं किया जा सकता। यानी कि सपोज करें पार्टिकल आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अगर आप पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हो तो आप उसका मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते, और अगर आप उसका मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड आउट कर लेते हो तो आप उसकी पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये था आपका पोजीशन एंड मोमेंटम रिलेशनशिप जो हेज़नबर्ग ने एक्सप्लेन किया अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पढ़ेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन में बेटा है क्या, इसकी एक्सप्लेनेशन में हम एक जनरल सा छोटी सी चीज़ को एज्यूम करेंगे कि सपोज करें कि हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, आप किसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो क्लास आप लोगों को सबको ये क्लियर चीज़ पता है कि किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, कि फोटॉन्स होंगे। फोटॉन्स क्या है, बेसिकली वो पार्टिकल्स जिनसे लाइट मिलकर बनी है, उन पार्टिकल्स को आप फोटॉन्स कहते हो। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऑब्जर्व करने के लिए किसी माइक्रोस्कोप में आपको बेटा लाइट की ज़रूरत है। लाइट का सिंपल आप ये चीज़ कह सकते हो कि उसको विद द हेल्प ऑफ अ फोटोन जो है वो मेजर किया जा सकता है, मतलब देखा जा सकता है। आई एम सॉरी, मेजर नहीं, देखा जा सकता है। अब जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से वो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लैम्डा वेवलेंथ है उन फोटॉन्स की। ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ है उन फोटॉन्स की, उन पार्टिकल्स की जो लाइट जिससे मिलके बनी है। तो आपके पास आप ये कहते हो कि पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, यानी जितना इसका, यानी अगर ये 10⁻⁻10 में है तो फोटोन की जो वेवलेंथ है वो भी 10⁻⁻10 के ऑर्डर्स की होनी चाहिए। यानी इन दोनों का जो ऑर्डर है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके है, वेवलेंथ के। अब आगे की बात करते हैं कि आपके पास ऑब्वियसली फोटॉन्स हैं, लाइट के फोटॉन्स हैं। आपने पढ़ा है कि लाइट बिहेव्स एज अ वेव एंड इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल आल्सो। अब जो फोटोन है उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, हर पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। आपके पास फोटोन की जो वेवलेंथ है वो अगर स्मॉल है, ठीक है, अगर उसकी वेवलेंथ क्या है, स्मॉल है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इज इक्वल टू एच एफ,
और f की जगह पे अगर आप c ओवर लैम्डा लिखो तो अगर किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ स्मॉल है तो उसका मतलब ये निकलता है कि उसकी एनर्जी जो है वो क्या है, लार्जर है। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर वेवलेंथ कम होगी तो पोजीशन भी इजीली जो है वो फाइंड की जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ द फोटोन विल बी स्मॉल इफ वी वांट टू मेजर द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी। यानी अगर हमको करेक्टली फाइंड आउट करना है द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो वी मस्ट टेक द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन स्मॉलर। अगर वेवलेंथ स्मॉलर होगी तो ऑटोमेटिकली एनर्जी क्या होगी, लार्जर होगी। तो अब क्या है कि अगर वेवलेंथ आपके पास स्मॉलर होगी तो ऑटोमेटिकली जो फोटॉन्स की एनर्जी है वो लार्जर होगी। अगर एक हाई एनर्जी फोटोन जाके कोलाइड करता है बेटा किसी इलेक्ट्रॉन के साथ तो सिंपली वो अपना मोमेंटम किसको शिफ्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को। यानी जैसे ही एक फोटोन जाके कोलाइड करेगा किसको, एक इलेक्ट्रॉन को, अगर इस फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इसके साथ ये जाके कोलाइड करेगा तो ये अपना मोमेंटम जो है वो किसको शिफ्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को। यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है कोलिजन के बाद वो एक लार्ज अमाउंट से चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो बढ़ जाएगी। किस वजह से, क्योंकि एक हाई एनर्जी फोटोन उसके साथ क्या हुआ है, कोलाइड किया है। अब इस अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को रिड्यूस किया जा सकता है। याद रखिए वेवलेंथ कम थी तो आपके पास जो पोजीशन थी वो एक्यूरेटली मेजर हो रही थी, लेकिन वेवलेंथ ज्यादा करने से कम करने से आपके पास एनर्जी हो गई ज्यादा। एनर्जी जब ज्यादा हुई बेटा तो उसकी वजह से ये हुआ कि जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन को उसकी वजह से उसका मोमेंटम ऑटोमेटिकली बढ़ गया, जिसकी वजह से उसमें एरर की जो या अनसर्टेनिटी की जो अमाउंट थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। यानी ये अब करेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, ये एक्यूरेट मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसमें मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को कम किया जाए तो उसके लिए हमें वेवलेंथ फोटॉन्स की बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप फोटॉन्स की वेवलेंथ बढ़ाते हो, देखो बेटा अगर आप फोटॉन की वेवलेंथ बढ़ा रहे हो तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि उसकी पोजीशन आपके पास एक्यूरेटली मेजर नहीं की जाएगी। लेकिन वेवलेंथ बढ़ाने से इस रिलेशन से इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है बेटा, एनर्जी और वेवलेंथ का। तो ऑटोमेटिकली एनर्जी जो है वेवलेंथ बढ़ाने से एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होगी तो जब फोटोन जाके कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो अपना मोमेंटम अकॉर्डिंगली शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर किया जा सकेगा। लेकिन मोमेंटम तो भाई अब एक्यूरेटली मेजर किया जा रहा है, लेकिन द वेवलेंथ जो आप बस लार्जर है अब की बार उसके ज्यादा होने से हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ जाएगी। जिसका मतलब ये है कि आपके पास इन दोनों में से कोई एक चीज ही एक टाइम पे एक्यूरेटली मेजर की जा सकती है, एक से ज्यादा चीज एक्यूरेटली मेजर नहीं की जा सकती है। चीज बेटा हम लोगों ने डिस्कस की पीछे कि अनसर्टेनिटी वेवलेंथ को बढ़ाने से आपके पास मोमेंटम तो सेटल हो जाती है लेकिन पोजीशन में जो है वो अनसर्टेनिटी की अमाउंट बढ़ जाती है। तो इस वजह से आप दोनों में से किसी एक चीज़ को एक टाइम पे एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर पाओगे। अब इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसकी तरफ अगर चलें हम तो एक फोटोन कंसिडर किया है जिसका मोमेंटम आपके पास h ओवर लैम्डा है। क्लियरली ये मोमेंटम की वैल्यू है p इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा। अगर आपके पास एक ऐसा फोटोन है जिसका इतना मोमेंटम है वो कोलाइड करे अगर इलेक्ट्रॉन के साथ और अपना मोमेंटम, याद रखिए जब भी कोलाइजन होता है बेटा तो आपके पास एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपना मोमेंटम जो है वो शिफ्ट कर रहा होता है। आपके पास सपोज हम जो कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं तो सपोज जो कोलिजन है वो एक्स एक्सिस या वन डायमेंशनल है और बस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर कोलिजन हो रहा है तो आपके पास जो डेल्टा पी एक्स है या मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो किसके इक्वल है, एच ओवर लेमडा के इक्वल है। आप लोगों ने इक्वेशन 1 जो थी यहाँ पे ये पढ़ी थी, इसको मैं दिखा दूँ, डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लेमडा। इसको यूज करते हुए बेटा आप लेमडा की जगह पे डेल्टा एक्स प्लेस कर सकते हो। अब इसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया, एज के इक्वल आ गया। हम लोगों ने अगर ज़्यादा केयरफुल जो है वो आपके पास क्लियरली यहाँ से अभी इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। एज जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसको हर टॉपिक में ऑलमोस्ट हम डिस्कस करते आए हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट आपके पास इक्वल होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स के इक्वल होता है बेटा ये।
तो इसको देख लीजिएगा इसकी वैल्यू को। उसके बाद अगर हम ज़्यादा केयरफुल जो है वो कैलकुलेशंस करें, यानी रैंडम और सिस्टमेटिक एरर्स को अकाउंट में लेते हुए अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करें, तो उसके अकॉर्डिंगली अब जो ये प्रोडक्ट है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। आप जो एच ओवर 2 पाई है उसको आप एच बार भी कहते हो, और एच बार की वैल्यू ऑलमोस्ट 1.05 इंटू 10⁻⁻³ -34 जाउल सेकेंड्स के बराबर है, -34 जाउल सेकेंड्स के बराबर है। तो एच कट, अब इसी तरह इसको कंपोनेंट फॉर्म में बेटा अगर हम लिख लें तो वो ये है कि एक बार अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर हो तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट। इसी तरह वाई के लिए, इसी तरह जी के लिए भी आप इसको लिख सकते हो। ओके सो अब हम करने वाले हैं एक छोटी सी साइड कैलकुलेशंस हैं। बेसिकली इसकी आपको टॉपिक में ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट टू मेक यू क्लियर कि ये 2 पाई कहाँ से अपीयर हो जाता है अचानक से, तो इसके लिए एक और जस्टिफिकेशन टाइप्स है, उसको देख लीजिएगा। आप लोगों ने अक्सर बात की होगी वेव नंबर की, आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा भी होगा पहले से। तो वेव नंबर बेटा बेसिकली क्या है? वेव नंबर बेसिकली आपको बताता है नंबर ऑफ वेव्स पर डिस्टेंस, यानी किसी खास डिस्टेंस में कितनी अमाउंट ऑफ वेव्स हैं वो बताता है आपको वेव नंबर। और वेव नंबर को आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला k इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, p इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। अगर मैं लैम्डा को उस तरफ ले जाऊं तो आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी आ जाएगा। इधर प्लेस किया आपने एच ओवर पी सेकेंड ओवर के नीचे आएगा। ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ सेकेंड ओवर के नीचे होती है वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई p ओवर h। सिंपली आपके पास डेल्टा के, अगर आप डेल्टा मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे डेल्टा के 2 पाई तो कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो सकता है? या आपके पास अनसर्टेनिटी कहाँ पे आ सकती है? मोमेंटम के अंदर। तो डेल्टा पी बोथ साइड्स पे, क्योंकि आपको रिलेशन कैलकुलेट करना है पोजीशन और मोमेंटम का, क्लियरली बोथ साइड्स पे आप डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। आपके पास याद रखें कि इन दोनों वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 1। ये लिख लिया 2 पाई ओवर h डेल्टा पी डेल्टा एक्स। अब ये यहाँ पे आपके पास आपको ये दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट एक्चुअली चाहिए है। एच यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक तो चीज़ यहाँ से सिंपली प्रूव हो गई, और दूसरा इनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर या फिर इक्वल होती है इस चीज़ के, कभी भी ये लेस नहीं होती है। अब आपके पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। आप लोगों को यहाँ से क्लियर मीनिंग्स में पता चल रहा है कि इनवर्स है एक दूसरे के। अगर आपके पास एब्सोल्युटली एक्यूरेट वैल्यू है किसकी? मोमेंटम की। अगर आपको एक्यूरेटली पता है कि मोमेंटम जो है वो इतना है, यू नो दिस, कि अगर ये एक्यूरेट है, सपोज आपको पता है कि मोमेंटम इतना है, तो ऑटोमेटिकली यू शुड नो कि अगर मोमेंटम जितना एक्यूरेट होता जाएगा उतना लेस एक्यूरेट आपके पास पोजीशन की वैल्यू होती जाएगी। तो अगर मोमेंटम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा या उसमें अनसर्टेनिटी की अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी, तो जो आपके पास पोजीशन है उसमें अनसर्टेनिटी इन्फिनिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यानी अगर एक चीज़ प्रिसाइसली आपको पता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे में जो अनसर्टेनिटी की अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी। अब हम बेटा इसकी दूसरी फॉर्म पढ़ने वाले हैं इसी अनसर्टेनिटी मोमेंटम की, तो उसको भी देख लीजिएगा। जो सेकंड फॉर्म है दैट इज बेसिकली रिलेटेड, जो आपके पास वैल्यू, इस बार दो टर्म्स है दैट इज पोजीशन एंड वेलोसिटी। क्लियर मीनिंग्स में आप लोगों ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि जो दो वैल्यूज हैं या दो क्वांटिटीज हैं, उन दोनों क्वांटिटीज को एक टाइम पे मेजर नहीं किया जा सकता एक्यूरेटली। अगर एक एक्यूरेटली मेजर हो गई है, सपोज यहाँ पे पोजीशन और वेलोसिटी है, अगर एक एक्यूरेटली यानी पोजीशन अगर एक्यूरेटली मेजर हो गई है तो वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता है। तो उस चीज़ को देखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को सिंपली इसकी भी मैथमेटिकल फॉर्म हम देखेंगे, तो उससे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिएगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर सिमिल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद ग्रेट एक्यूरेसी। आप एग्जैक्टली दोनों में से किसी एक चीज़ को एक टाइम पे बता सकते हो, दोनों चीज़ों को एक टाइम पे एक्यूरेटली बताना इज नॉट पॉसिबल। तो अब है बेटा इसकी कैलकुलेशन। सिंपली हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसी को
फॉरवर्ड लेके चलेंगे, आपके पास जो कैलकुलेशंस थी वो कुछ इस तरह से, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार। एच बार मैंने बताया था, एच बार आपके पास इक्वल है एच ओवर 2 पाई के इक्वल है, और इसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। अब आपके पास मोमेंटम जो है सबको पता है एम वी के इक्वल है। अब चूंकि मोमेंटम है अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप इसको लिख सकते हो एम वी एक्स। मैथ जो है वो क्लियरली आपके पास कांस्टेंट या उसमें तो किसी किस्म की अनसर्टेनिटी होना पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास जो वेलोसिटी है ऑटोमेटिकली ये जो अनसर्टेनिटी है उधर शिफ्ट हो जाएगी। तो आपके पास जब ये फॉर्मूला में मैं मोमेंटम की वैल्यू पुट करती हूँ एम वी एक्स, तो आपके पास यहाँ पे मैं मैथ्स की बजाय किसके साथ जो अनसर्टेनिटी वाली चीज़ है वो वेलोसिटी के साथ प्लेस करूँगी। डेल्टा वी एक्स इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू एम, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, एम उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको, अब ये जो फॉर्म है ये है कि वेलोसिटी और पोजीशन को दोनों में से किसी एक चीज़ को एक टाइम पे एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है, दूसरी चीज़ को एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता, और इसी तरह से कंपोनेंट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मतलब उसके कंपोनेंट फॉर्म हम लोगों ने देख ली। अब इसी तरह बेटा हम लास्ट जो इसकी फॉर्म है उसको देखने वाले हैं, एनर्जी टाइम फॉर्म, जिसमें हम ये देखेंगे कि जिस तरह से पोजीशन और मोमेंटम और जिस तरह से पोजीशन और वेलोसिटी थे कि उन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता था, बट दोनों चीज़ों को एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता था। इसी तरह से एनर्जी और टाइम में से भी दोनों में से कोई किसी एक चीज़ को एक टाइम पे एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है, दूसरी दोनों को एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। तो हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ अब आते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या करना है। आपके पास बेटा एक्सप्लेनेशन में है, स्टार्ट यहाँ से करेंगे बात कि आप लोगों को सबको पता है कि आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स हैं, ठीक है। आपके पास इन शेल्स में मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। जैसे जैसे ये आपके पास जो सबसे न्यूक्लियस के करीब वाला शेल है वो ग्राउंड स्टेट कहलाता है, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो ये हायर एनर्जी स्टेट्स कहलाती जाती है, यानी उनकी शेल्स की एनर्जी हायर होती जाती है। आप सबको पता है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो कुछ अमाउंट रिलीज करता है, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है क्योंकि उसे लोअर एनर्जी स्टेट में आना है। अब इसका जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू एच एफ, क्योंकि रेडिएशन एमिट होंगी, रेडिएशंस जो है वो पार्टिकल्स जो है वो उनसे मिलकर बनी हुई है, उन पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स कहते हैं, और जो फोटॉन्स की एनर्जी है वो इज इक्वल टू एच एफ के बराबर है। अब चूंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं तो हम इसको सी ओवर लेमडा से प्लेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो एमिटेड फोटॉन्स हैं इनको कुछ अमाउंट ऑफ टाइम लगा है और सी स्पीड थी इनकी, तो आप इसको S इज इक्वल टू वी टी वाला फॉर्मूला से जो है वो देख सकते हो। S जो है वो बेसिकली आपके पास यहाँ पे डेल्टा एक्स के बराबर है, V जो है वो C स्पीड ऑफ लाइट और टाइम डेल्टा टी। अब यहाँ से डेल्टा टी को कैलकुलेट कर लिया गया है। उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली आप जो डेल्टा टी है, जो फर्स्ट इक्वेशन थी और जो सेकंड इक्वेशन थी, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा ई डेल्टा टी और एच सी ओवर लेमडा मल्टीप्लाइड बाय लेमडा ओवर सी। लेमडा लेमडा से कैंसिल आउट हो जाएगा, सी बेटा सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिंपली वही चीज़ बचेगी जो हर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बचती है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच। और इसी तरह से अगर हम ज़्यादा केयरफुल कैलकुलेशंस करें तो हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बच जाता है कि जो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 2 पाई, और एच ओवर 2 पाई को आप क्या कहते हो, एच कट का। मोर केयरफुल कैलकुलेशंस का बेटा मतलब ये बनता है कि सिस्टमैटिक और रैंडम एरर्स जो आ रहे हैं उनको आपने एड अप कर लिया है। सो ये जो यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है या नेक्स्ट जो सब हेडिंग है इसकी, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर सपोर्टिंग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि हम सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, आप सबको पता है कि डायफ्रैक्शन बेसिकली क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना।
उसको आप डायफ्रैक्शन बोलते हो। और स्लिट जो है वो बेसिकली एक नैरो ओपनिंग है किसी भी वाइड चीज़ में। आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये बेसिकली एक आपके पास नैरो ओपनिंग है यहाँ पे, ये जिसकी विड्थ डेल्टा एक्स है, ये स्लिट है, ठीक है। इस जो विड्थ है ये बेसिकली कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, यानी ऑलमोस्ट उसके इक्वल। तो जैसे ही लाइट यहाँ से एंटर होती है बेंड हो जाती है, तो इसलिए इस जो एक्सपेरिमेंट है इसको सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम बेसिकली इस डायफ्रैक्शन या सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन की मदद से हम देखेंगे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को किस तरह से यहाँ से प्रूव किया जा सकता है। आपके पास क्लियर जो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सपोज एक सोर्स है, सोर्स से इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है। इलेक्ट्रॉन बीम जैसे ही निकलेगी स्लिट तक पहुँचेगी। स्लिट की जो विड्थ है वो समझ लें कि डेल्टा एक्स है। नॉर्मली स्लिट की जो विड्थ है उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे उसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एक्स कहा गया है। आपके पास जैसे ही जो ये बीम है ये पहुंचेगी आपके पास यहाँ पे जो बी स्क्रीन है, आपके पास इसके ऊपर एक पैटर्न बनेगा मैक्सिमास और मिनिमास का, ठीक। तो आपके पास ये जो मैक्सिमास और मिनिमास का पैटर्न है ये बेसिकली डायफ्रैक्शन पैटर्न है। अब इसमें ये समझ लें कि हमें एक तो सिंपली थोड़ी सी नॉलेज चाहिए है। ये जो सपोज करेंगे θ1 वो एंगल है जो पहला मिनिमा का पोजीशन बता रहा है आपको, ठीक है। θ1 वो एंगल है जो आपको पहले मिनिमा की पोजीशन बता रहा है। और Vx डेल्टा Vx वो वेलोसिटी है जो कि x एक्सिस में मूव कर रही है। आपके पास x एक्सिस या x की डायरेक्शन में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो आपके पास वेलोसिटी है। उसके बाद डेल्टा एक्स आपको ऑलरेडी पता चल गया है, जो है वो d के बराबर है। उसके बाद जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बेसिकली इस वेलोसिटी v0 के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ये वाले इस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। θ1 वो एंगल है जो पहला मिनिमा जहाँ पे उसकी पोजीशन को बताने के लिए आपके पास बन रहा है। आगे चलते हैं बेटा। आप लोगों के पास यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई होगी आप लोगों को, डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी है, एन इज इक्वल टू 1 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पैटर्न है। आप जो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन के लिए जो इक्वेशन है वो है एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। एन 1 है, एन को 1 प्लेस कर दें। डेल्टा एक्स जो है वो बेसिकली डी की जगह पे रिप्लेस किया गया है साइन θ1, क्योंकि θ1 वो एंगल है जो फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन को बता रहा है। अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है, आप लोगों ने सब ने ये नॉर्मली एजम्पशन की होगी कि इफ़ एंगल इज़ वेरी स्मॉल तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के इक्वल हो जाता है। तो इसी एजम्पशन को लेके चलते हुए साइन थीटा को हम θ1 से रिप्लेस कर दिया है। लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एक्स θ1 के इक्वल हो जाएगा। आप सबको ये चीज़ पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी डुअल नेचर है, मैटर की डुअल नेचर है, वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और वो पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। और उस वेव की अगर इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह बिहेव करते हैं तो इन वेव की कुछ वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ जो है उसका फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/m v0। v0 वेलोसिटी है उनकी, ठीक। उसके बाद लैम्डा है, तो लैम्डा के लिए हम करेंगे तो हम लोगों ने लैम्डा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे जो यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा एक्स θ1 इज इक्वल टू h/m v0। θ1 किसके इक्वल आ जाएगा, θ1 आपके पास इक्वल आ जाएगा h/m v0 डेल्टा एक्स। ये आपके पास हो गई क्वेश्चन नंबर 2। इसी को आगे लेके चलते हैं। आपके पास आ जाएगा, हम लोग एक इक्वेशन पीछे से बना सकते हैं, उसको मैंने दिखाया नहीं, उसको मैं देख लेते हैं। हम जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह से है, ये वाला, ठीक। आपके पास जो इसको आर, अगर हम इस लेंथ को कहते हैं आर इज इक्वल टू v0 है। ये बेसिकली एक आर्क कट कर रहा है, तो एस को एस बेसिकली आर्क लेंथ है, तो उसको हम कह देते हैं डेल्टा Vx के इक्वल। और एंगल थीटा किसके इक्वल है, θ1 के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम एस इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला यूज़ करें तो आप θ1 की एक वैल्यू यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 आप लोगों ने यहाँ पे सीखी है बेटा, ये वाली वैल्यू, ठीक। उसके बाद एक वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट की है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। आपके पास सिंपली क्या बन जाएगा, आप लोगों के पास v0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, m इधर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास h एज इट इज आ जाएगा, डेल्टा एक्स भी उधर डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपली
आपके पास ये मोमेंटम है तो आप इसको डेल्टा पी एक्स से रिप्लेस कर सकते हो इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एज। चीज़ है ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूव करता है। हम लोगों ने सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन को इस्तेमाल करते हुए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसको कैलकुलेट कर लिया है। अब इसी एक्सपेरिमेंट से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर जो स्लिट की विड्थ है, आप लोगों ने डायफ्रैक्शन पैटर्न में ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड की होगी कि अगर स्लिट की विड्थ जो है वो उसको आपके पास बढ़ा दिया जाए, ठीक है, या कम कर दिया जाए, सपोज यहाँ पे जैसे पहले बात वो कर रहा है कि अगर नैरो कर दिया जाता है उसको, ठीक है, तो आपके पास आप इजीली इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को मेजर कर लोगे। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ होगी, और वो क्या चीज़ होगी कि आपके पास डायफ्रैक्शन पैटर्न वाइडर हो जाता है। जितनी स्लिट आपके पास बेटा नैरो होती जाएगी, ठीक है, उसकी जो विड्थ है वो नैरो होती जाएगी, उतना जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो वाइडर होता जाएगा, उतना खुलता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। जिसका मतलब ये है अगर स्लिट की विड्थ आप नैरो कर रहे हो उसका मतलब ये है कि आप पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। लेकिन डायफ्रैक्शन पैटर्न वहाँ पे वाइडर करने का मतलब ये है कि मोमेंटम की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, जिसका मतलब है कि आप इन दोनों चीज़ों को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाओगे। इनमें जो अनसर्टेनिटी की अमाउंट है बढ़ रही है। इसी तरह से दूसरी चीज़ कि अगर हम डायफ्रैक्शन पैटर्न को नैरो कर दें, पहले वाइडर हो रहा था, अब अगर हम उसको नैरो कर दें बाय इंक्रीजिंग द स्लिट विड्थ, अगर हम स्लिट विड्थ को बढ़ाएं और उसकी मदद से क्या करें, डायफ्रैक्शन पैटर्न को नैरो करें, तो ऑटोमेटिकली डायफ्रैक्शन पैटर्न के नैरो होने से मोमेंटम और जो वेलोसिटी और में अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। लेकिन स्लिट की विड्थ बढ़ाने से जो अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है वो बढ़ जाएगी, ठीक। तो इसलिए हम एज अ रिजल्ट इस बात को कह सकते हैं कि पोजिशन और मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी यही प्रूव करता है कि दोनों को एक टाइम पे करेक्ट एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। दोनों को आपके पास जो है वो दोनों में से किसी एक को एग्जैक्ट टाइम पे जो है वो मेजर एग्जैक्ट एक ही टाइम पे अगर आप दो चीज़ों को एग्जैक्टली मेजर कर रहे हो तो वो आप गलत है, वो नहीं मेजर, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर आप एक चीज़ों को एग्जैक्टली मेजर कर लेते हो तो दूसरी चीज़ एग्जैक्ट मेजर नहीं होगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए जो हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हुआ है फिनिश। और इसी के साथ नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।